हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, इसको समझेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसकी चीजें हैं जितनी भी ज्यादा उसको हम कम से कम समय पे कर सकें और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्क के बारे में कि आखिर ये वर्क होता क्या है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, डेली लाइफ में अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क को हम लोग इस मतलब जो वर्क शब्द है उसको हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे हम बैठ के लिख रहे हैं तब भी कहते हैं कि हम कोई कुछ काम कर रहे हैं या हम वर्क कर रहे हैं, या हम बैठ के खा रहे होते हैं तब भी कहते हैं कि वर्क कर रहे हैं, हम कुछ और भी कर रहे होते हैं तब भी कहते हैं कि काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का काम हो रहा है। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में वर्क की एक डिफिनीशन है जहां पर हमें यह पता चलता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो, कोई डिस्प्लेसमेंट हो यानी कि कोई कुछ ऐसा डिस्टेंस मूव हो, तो उस केस में यह कहा जाता है कि इस बाहरी जो भी हम लोग का कॉज था उसने एक वर्क किया इस बॉडी में। क्लियर? तो फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं। बात यह है कि फिजिक्स में हम लोग के पास एक डिफिनीशन होती है वर्क की, और वो वर्क तब होता है कि जब किसी बॉडी में कोई एक्सटर्नल एजेंट एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, जब हम लोग इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हम लोग का निकल कर आता है वर्क डन के बराबर या वर्क के बराबर। अब यहां पर दो चीजें आती हैं कि इस बॉडी में अगर वर्क हुआ है, ठीक है, और वो पॉजिटिव अगर हम लोग निकाल रहे हैं यानी कि फोर्स भी इस तरफ लग रहा है इस बॉडी पे और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हुआ है, तो जो वर्क निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा पॉजिटिव। तो ये जो निकल कर आता है इस यानी कि इस बॉडी में एनर्जी सप्लाई करी गई है। तो वर्क को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एनर्जी को जब हम लोग सप्लाई करते हैं किसी बॉडी में, या कोई बॉडी या कोई दूसरा एजेंट जब किसी और पर एनर्जी सप्लाई करता है, तो ये जो होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सब एनर्जी दी जिसकी वजह से वो मूव किया, तो ये हम लोग का काम कहलाता है या वर्क कहलाता है। ठीक है, हिंदी में इसको कार्य कहते हैं। ठीक है, समझे? यानी कि हम लोग अगर वर्क डन पॉजिटिव ले रहे हैं यानी कि इस बॉडी में अगर बोलें कि इस पे वर्क कैसा हुआ, ठीक है, अगर इस पे वर्क पॉजिटिव हुआ यानी कि इस पे एनर्जी सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है फिर से समझते हैं। यहां पर ये बॉडी है, इसमें पॉजिटिव वर्क हो रहा है यानी कि इस पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो अभी हम लोग कौन का आंसर नहीं देखते कि कौन कर रहा है, बस ये देखते हैं कि इस बॉडी में अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है यानी कि इस पे एनर्जी सप्लाई करी जा रही है। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि निगेटिव वर्क की बात आती है। किसकी बात आती है? निगेटिव वर्क की। तो निगेटिव वर्क में हम लोग का ये निकल कर आता है कि जैसे कि जब जो एनर्जी होती है वो गेन की जाती है। ठीक है, तो देखो ये जो फोर्स लगा था ये किसने लगाया था? ये फोर्स लगाया था इस आदमी ने। क्या किया था? इस आदमी ने ये वाला फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई किया था। तो जब ये फोर्स इस आदमी ने इस बॉडी पर अप्लाई किया तो ये क्या कर रहा है? सप्लाई ही तो कर रहा है यहां पर एनर्जी। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एनर्जी सप्लाई कर रहा है। क्लियर? और जबकि अभी इस पे क्या है कि अभी इस पे निगेटिव वर्क की अगर बात की जाए तो निगेटिव वर्क में क्या है कि ये जो इंसान है अगर इसमें उल्टा वर्क होता किसी तरीके से, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि ये इस पे निगेटिव वर्क हो रहा है यानी कि ये इधर फोर्स लगाता, ये आदमी इधर फोर्स लगाता और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव होता। जैसे कि एक कोई ट्रक हो, क्या हो, ट्रक हो, और वो ट्रक इस तरफ मूव कर रहा है, अपने आप वो लुढ़क रहा है। अब उसके सामने इंसान, या ट्रक की बजाय हम छोटी कार ले सकते हैं, तो ये इंसान उसको क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस पे फोर्स इस तरफ लगा रहा है, बट ये जो कार का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो अगर निगेटिव वर्क निकल कर आए यानी कि इस इंसान पे एनर्जी आ रही है, वो
रिड्यूस कर रहा है ना, ये इंसान जो है वो क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है, तो वो एनर्जी जा कहां रही है, इस पे जा रही है, इस इंसान पे जा रही है, ठीक है। बट वहां पर और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं जब कार को हमें रोकना होता है, तो वो आगे पढ़ेंगे जहां पर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके द्वारा हुए वर्क को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी वर्क पॉजिटिव ले रहे हैं यानी कि एनर्जी सप्लाई हो रही है, और निगेटिव वर्क यानी कि गेन ऑफ एनर्जी हो रही है, तो अगर कोई चीज फोर्स लगा रही है तो उसकी वजह से होने वाला जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है कहीं से, या एनर्जी इसको मिल रही है कहीं से, तो इस पे कहा जाएगा कि निगेटिव वर्क हो रहा है। इसको और अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, अगर एक हम लोग एग्जाम्पल लें स्प्रिंग का। किसका लें? स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग में अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, क्या लगाया जाए? एक एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल, और एक फोर्स जो कि यहां पर जनरेट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, इसको हम लोग स्प्रिंग का अगर फोर्स मान रहे हैं तो एस मान सकते हैं, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा। क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब इसको स्ट्रेच किया तो इसने क्या किया, एक इस पे डिस्प्लेसमेंट किया, मीन पोजीशन से इस पे क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, उसकी वजह से इस एफ एक्सटर्नल की वजह से हुआ क्या, पॉजिटिव वर्क। क्या किया? पॉजिटिव वर्क। तो इस एक्सटर्नल वर्क ने क्या किया है, यहां पर इस एक्सटर्नल वर्क ने इस जगह पर सप्लाई करी है एनर्जी की, ठीक है, बात समझ पे आई। और ये जो एफ एस है ये क्या कर रहा है, इसको वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? वापस खींचने की। तो इस फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क कैसा है? निगेटिव है। कैसा है वर्क? निगेटिव है। यानी कि अगर हम लोग यहां पर इसको एक फोर्स फील्ड माने तो ये क्या हो रहा है, यहां पर एनर्जी गेन हो रही है। तो जब निगेटिव वर्क होता है तो एनर्जी गेन होती है, और जब पॉजिटिव वर्क होता है तो एनर्जी सप्लाई होती है, ठीक है। तो हमें फोर्स देखना होता है, किस फोर्स की बात हो रही है, कौन उसको लगा रहा है, तो उस हिसाब से चीजें चलती हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे और निकालते हैं हम लोग वर्क को कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, और डिफरेंट केसेस पे किस तरीके से हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो अभी अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है वर्क एक कांस्टेंट फोर्स से, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि अगर हम लोग किसी बॉडी पर, जैसे कि ये बॉडी हम लोग की बनी हुई है, इस बॉडी पर कोई एक फोर्स लग रहा है, लेट अस सपोज एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये एफ फोर्स क्या कर रहा है, इस एफ फोर्स की वजह से इस बॉडी में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और ये आ जा रहा है इधर, ये जो इधर पोजीशन बनी हुई ये आ जा रहा है इधर। तो होगा क्या इससे, क्योंकि इस बॉडी पर लग रहा है फोर्स, और ये फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। ये कैसा है? फोर्स कांस्टेंट है। मान लीजिए कि अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, तो 5 न्यूटन का ही फोर्स लगातार इस पे अप्लाई हो रहा है। उस केस में जो ये फोर्स होगा यहां पर हम लोग का, वो कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा, और इस बॉडी पर इस फोर्स की वजह से कुछ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, जो कि है यहां से यहां तक। तो हम लोग निकालते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको और स्पेसिफाई करने की जरूरत है, और आपको ध्यान देना जरूरी है कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसी को चूज करते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में होने वाले डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेते हैं, और उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो वर्क के बराबर निकल कर आता है। क्लियर? तो ये जो डी है यहां पर हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो कैसा है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अभी अगर ये फोर्स लग रहा है इस तरफ और इसका डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक ही तो गया, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है एक एंगल थीटा। क्या बन रहा है? थीटा। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को अगर यहां पर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। यहां से अब ये जो एफ कॉस थीटा है ये एक फोर्स का कंपोनेंट निकल कर आ गया, जो कि है किसके डायरेक्शन में? डी की डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो यहां से जो वर्क निकल कर आएगा वो हम लोग का निकल कर आएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा।
क्लियर। और इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, क्योंकि एफ डी कॉस थीटा अगर ध्यान दें तो डी कॉस थीटा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं या एफ कॉस थीटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एफ कॉस थीटा, या फिर अगर एफ कॉस थीटा है तो इंटू डी होगा, और अगर एफ है तो डी कॉस थीटा होगा। यानी कि ये भी तो किया जा सकता है कि अगर फोर्स और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है या डिस्प्लेसमेंट है जो डी, उसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो हम लोग इस डी का इस डायरेक्शन पे भी तो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा? डी कॉस थीटा। बात समझ पे आई? तो बिल्कुल यही चीज हम लोग करते हैं कि जो हम लोग का ये फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों की सेम डायरेक्शन निकालते हैं। उसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम फोर्स का कंपोनेंट ले लें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लें फोर्स की डायरेक्शन में। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं हम लोग की। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट, जहां पर कि जब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं तो हम जो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है उससे डायरेक्टली हम लोग का निकल आ जाता है ये चीज। ठीक है, तो एफ डी कॉस थीटा, इसको सिंपली ये भी किया जा सकता है कि अगर एफ इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग सीधे लिख देते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो यहां पर ये डी का कंपोनेंट इधर हो सकता है या एफ का कंपोनेंट इधर हो सकता है, बट ये जरूर ध्यान देना है हम लोग को वर्क निकालते वक्त कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट चूज करते हैं, या फिर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन वाले फोर्स को देखते हैं। बात क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए एक स्पेशल केस है हम लोग का, जहां पर वर्क डन हम लोग को निकालना है पेंडुलम के केस में। तो अभी अगर पेंडुलम को देखें तो बहुत ये हम लोग को क्या लगता है, हार्ड प्रॉब्लम लगती है, बट ये बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, आइए उसको देखते हैं। ये जो पेंडुलम आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर क्लैम्प्ड है इस ऊपर वाली सरफेस पे, क्लियर। और इसकी ये है मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन से कुछ यहां पर पहुंच गया, और ये जो बॉब है इसका मास m है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, अब दिखाई दे रहा हो, ये हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, बट ये m मास लिखा हुआ है। तो ये इस बॉब का जो मास है वो कितना है? m मास है। और खास बात इस पे ये है कि जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस तरफ फोर्स लग रहा है। तो देखिए सिंपल सा, अगर हम लोग को वर्क निकालना है, क्या निकालना है? वर्क निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए अभी मैंने क्या बताया कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लेते हैं उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चूज करते हैं कि उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हम लोग का जो वर्क होता है उस फोर्स की वजह से वो निकल कर आ जाता है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अगर हम लोग को वर्क डन निकालना है इस एफ फोर्स की वजह से, तो इस एफ फोर्स की डायरेक्शन में हुए डिस्प्लेसमेंट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस फोर्स के साथ। तो उस फोर्स की वजह से होने वाले वर्क को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यही चीज यहां पर करी गई है, और आइए देखते हैं कि कैसे ये निकल कर आया। तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो अगर L है, कितनी है स्ट्रिंग की लेंथ? L है। तो इसके बने दो कंपोनेंट। अगर यहां पर वर्टिकल के साथ एंगल थीटा नॉट हम लोग ने ले लिया, तो इसके दो कंपोनेंट बने। एक ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया L cos थीटा नॉट, क्लियर। और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये हो गया L sin थीटा नॉट। तो ये डिस्प्लेसमेंट था इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी क्या था इस डायरेक्शन में। देखो यहां से इतना ही तो डिस्प्लेस कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर बात की जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो इतना ही तो है इस बॉब का। ठीक है, ये जो पेंडुलम का बॉब है ये इधर ही तो, इतना ही तो गया है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब, फोर्स तो जिस डायरेक्शन में लग रहा है हमें उस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। तो L को दो पार्ट्स पे ब्रेक कर दिया, एक L cos थीटा नॉट हो गया और दूसरा L sin थीटा नॉट हो गया, क्लियर। तो जब ऐसा कर दिया तो हमने वही किया जो कि मैंने पहले बता रखा है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हम लोग का उस फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन निकलकर आ गया इस पेंडुलम के केस में। बात समझ पे आई?
तो इसी वजह से यहां पर आपको साइन थीटा नॉट दिखाई दे रहा है। तो अभी जैसे पिछले उस पे हम लोग को एफ कॉस थीटा दिखाई दे रहा था, तो अब आप सोचते कि वो तो फॉर्मूला वो था, अब ये कैसे आ गया। तो इसको बनाने का जो तरीका है, फॉर्मूला बनने का तरीका है, उसके डिफिनीशन में छुपा हुआ है, जो कि मैंने बता दिया कि वर्क डन जब भी किसी फोर्स की वजह से हमें निकालना होता है तो उस फोर्स की डायरेक्शन में होने वाले डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना होता है, या फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट पहले देख रहे हैं तो उस डायरेक्शन में होने वाले फोर्स को निकाल लो, आंसर सेम निकल कर आएगा। क्लियर। तो अब इसी में थोड़ा सा और एक चीज ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो इधर होती और फिर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क निकालना होता है और इनके बीच का एंगल अल्फा होता है, तो वहां से फिर हम लोग इसको इस एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाल लेते, जो कि हो जाता एफ कॉस अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम लोग का हुआ कितना, यहां हम लोग का एल साइन थीटा नॉट। क्लियर। तो जाकर हम लोग का आंसर निकल कर आ जाता है W इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा। ठीक है, यहां पर क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोग ने ये एंगल लिया तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो फोर्स का। ठीक है, दो चीजें मैंने बता दी, एक तो था कि फोर्स इसी डायरेक्शन में था, अब क्या हो रहा है, फोर्स लगातार मूव कर रहा है, यानी कि ये जो हम लोग की स्ट्रिंग है L, उसके साथ यहां पर ऐसे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो उस केस में हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट वाला है वो कितना यहां पर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वर्क होगा। तो उसके लिए वही है कि F का कंपोनेंट निकालिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में होने वाले डिस्प्लेसमेंट को। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, L साइन थीटा नॉट, तो इसको और L साइन थीटा नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वर्क निकल कर आ जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत इस पे? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को बस इतना ध्यान देना है कि वर्क जिस डायरेक्शन में निकालना है या जिस फोर्स की डायरेक्शन में निकालना है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाले को मल्टीप्लाई करना है। अब बीच में वहां पर हम लोग को कंपोनेंट्स ब्रेक करना पड़े तो करिए, और जो भी फोर्स हो उनको उस डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस को ले लीजिए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं वेरिएबल फोर्स की तरफ, कि अगर हम लोग को वर्क डन निकालना हो किसकी वजह से, एक वेरिएबल फोर्स की वजह से, तो आखिर ये वेरिएबल फोर्स होता क्या है। नाम सुना है आपने वेरिएबल, बिल्कुल सुना होगा, अलजेब्रा पढ़ी है, तो उस पे वेरिएबल्स आते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे ये अगर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा हो, ये ऐसा, क्लियर, ऐसा अगर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें अगर ये ऐसा पाथ बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये फंक्शन है एक्स का, एक्स के साथ ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, देखो एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। जो एफ एक्स है वो क्या है, एक्चुअल में फंक्शन ऑफ एक्स है। ये कुछ ऐसा होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ऐसा भी हो सकता है फोर्स, या कोई ऐसा हो सकता है, अभी मैं बता नहीं रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहां पर हम लोग का फोर्स का फंक्शन ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग को क्या करना होता है, अभी देखिए अगर ये कैसा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि एफ एक्स और एक्स के बीच में हम लोग सिर्फ एक्स की वैल्यूज ले रहे हैं। यहां पर आर भी हो सकता है, तो आर के केस में ये पूरा चेंज होगा, बट अभी अगर हम लोग सिर्फ एक्स के केस में देख रहे हैं तो ये वाला जो कंपोनेंट्स है वो हम लोग के हट जाएंगे, और जो पूरा का पूरा बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ ये, मतलब कि यहां पर एक बड़ा सा फंक्शन हो सकता है हम लोग का कुछ इस तरीके से, 3x² प्लस 2x अल्फा, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर ये ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा हम लोग का फंक्शन हो सकता है इस जगह पर। तो फिर बस उसी चीज को हम लोग को यहां पर f की जगह पर रखना होता है और इंटीग्रेट कर देना होता है जिस भी पॉइंट से लेकर जिस भी पॉइंट तक हम लोग को फाइंड करना हो। क्लियर। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देनी है कि अगर वेरिएबल फोर्स है, यानी कि जो f है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, और n वेक्टर ऐसा कुछ है, तो उस केस में हम लोग को जो भी यहां पर बनाना है, ठीक है, सॉल्व करना है, वो कैसे करना है, f डॉट dx, यहां पर डॉट आएगा तो f डॉट dx हम लोग को करना होता है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का उसी सेम डायरेक्शन वाले उसको कंपोनेंट्स को लेना होता है और इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे x टू x b लिया है तो यहां से x a से x b हम लोग की लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ऐसे निकल कर आ जाएगी। तो इसके बाद बचता है इंटीग्रेशन, जिसको कि आपको करना होता है। अभी इसी में ये तो बात हो गई, इसी को हम और तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में हम लोग को ये f इक्वल टू एफ एक्स
देने की बजाय ये पूरा का पूरा सिर्फ ग्राफ ही दे दे, ये क्या कर दे, ये ग्राफ ही हम लोग को दे दे, तो अगर ग्राफ दे देगा तो फिर किस तरीके से ये जो चीजें हैं उसको हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि वर्क कैसे फाइंड करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मतलब फोर्स के डायरेक्शन में किए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके हम लोग जब प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हम लोग का वर्क निकल कर आ जाता है। तो वही चीज यहां पर कर रहे हैं। अगर इसको जैसे अगर आप लोग को ये हल्की हल्की लाइंस दिखाई दे रही हो तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स पे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक बहुत ही इंस्टेंटेनियस फोर्स की वजह से, ठीक है। यहां पर कुछ फोर्स था उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसकी वजह से फिर कुछ और हुआ, उसकी वजह से कुछ और, ऐसे करते 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 हम लोग ये ले सकते हैं कि अगर इस पूरे एरिया का मतलब इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया निकाल लें, अगर इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया निकाल लें ए से बी तक, तो ए से बी तक जाने में होने वाले वर्क को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क फाइंड करने का दूसरा भी तरीका है क्या, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, ये हम लोग का निकल कर आ जाता है। क्लियर, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, ये कर्व इस तरफ आएगा तो एरिया अंडर कर्व। क्लियर, अभी यहां पर ये तो चीज थी बिल्कुल। इसी के साथ अगर हम लोग देखें इसको कि ये जो फोर्स होता है हम लोग का वो किस तरीके से यहां पर हम लोग उसको मतलब एरिया वगैरह फाइंड करते हैं, तो एक तो तरीका हो गया ये, जैसे अभी डायग्राम एक बना हुआ है, जैसे आपके सामने एक डायग्राम बना है कि इसकी y एक्सिस पे fx की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, fx की वैल्यू दी है, और इसके x एक्सिस पे x की वैल्यू दी है। यही ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि fx इधर हो और जो x है वो इस तरफ हो। तो उस केस में अगर ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है तो हम लोग को फिर अगर a से b तक जाने में निकालना है ऐसे x, तो ये वाला एरिया कंसीडर करना होगा, ठीक है। इधर वाला ये एरिया निकलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं निकल आएगा कुछ और। क्लियर, तो fx इंटू ये वाला हम लोग लेंथ करेंगे। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं कि और किस तरीके से चीजें निकाल सकते हैं। यहां पर जैसे क्योंकि ये जो फंक्शन है हम लोग का वेरिएबल है तो हम लोग यही लगाएंगे, बट अगर ये वाला जो चीज है वो तब हम लोग का बहुत अच्छे से काम करता है जब कुछ ऐसा निकल कर आ जाए कि यहां पर जो ग्राफ जैसे बना हो वो कांस्टेंट हो। कैसा हो, कांस्टेंट हो कि फोर्स इधर है, एक्स इधर है, और ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके दिया, और हमें इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक के बीच में फोर्स निकालना है, सॉरी वो वर्क निकालना है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स पे ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। यहां पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि ये कांस्टेंट फोर्स हो गया ये, और उसकी वजह से होने वाला डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया निकल कर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है इसका एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ये जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकाल लेंगे। इन तीनों का सम कर देंगे तो यहां से यहां तक होने वाला जो वर्क है वो हम लोग को पता चल जाएगा। क्लियर, आई थिंक आपको ये समझ पे आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे और एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी को हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं। तो आखिर ये जो ऊर्जा है वो क्या है? देखिए, जो एनर्जी है वो एक्चुअली हम लोग के बहुत ढेर सारे फॉर्म पे होती है, बट अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है, वो ध्यान देनी है कुछ इस तरीके की एनर्जी जिनमें कि एनर्जी हो उस बॉडी के मोशन की वजह से। जैसे कि कोई आदमी चल रहा है, तो जब वो चल रहा है तो उसके पास एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसको आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत बार इसको पढ़ा होगा, क्लास 9 से बहुत बार इसको पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है उन बॉडीज पे जो कि मूव करते हैं, यानी कि जिस भी बॉडी में वेलोसिटी होती है उन बॉडीज पे काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K = ½ mv², ये होता है उसका एक्सप्रेशन। तो जैसे कि कोई चल रहा है या दौड़ रहा है उस पे काइनेटिक एनर्जी है, कोई मान लीजिए गिर गया या कोई जैसे पेन है उसको ऐसे गिराया गया तो उस पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है।
या फिर किसी ने बॉल फेंका तो बॉल पे काइनेटिक एनर्जी, और बॉल फेंकते वक्त अगर वो दौड़ कर आया था तो उस पे काइनेटिक एनर्जी थी, तो उसने क्या किया, जब दौड़ कर आया तो उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इस बॉल को ट्रांसफर कर दी। या फिर ये सब चीजें हो रही हैं, तो इन सब में किसी भी तरीके से अगर मोशन है तो वो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? और उसका एक्सप्रेशन होता है क्या, हाफ mv स्क्वायर, जहां पर m जो है उस ऑब्जेक्ट का मास है और v है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी में, वो ये आता है कि हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी केस में काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। रखिए, इस पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, m रख सकते हैं और v रख सकते हैं। तो यहां पर जो m है, m मास है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये जो v है, v हाँ बिल्कुल हो सकती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, बट वो पॉजिटिव निगेटिव शो क्या करता है, वो जो माइनस साइन होता है वो शो करता है डायरेक्शन, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वो v ही रहता है। और अगर हम लोग माइनस ले भी लें, फिर उसका स्क्वायर क्योंकि करना है हम लोग को, तो वो v स्क्वायर के बराबर ही निकल कर आएगा। यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी कभी भी हम लोग की निगेटिव नहीं हो सकती। और अगर कहीं पर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव लिखी हुई है या आपसे निकल कर आ रही है, यानी कि वो आपका आंसर गलत निकल कर आ रहा है या वहां पर गलत लिखा हुआ है। तो इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, इससे काफी चीजें हम लोग की आसान हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम समझें तो आपने सुना होगा कि यू हैव पोटेंशियल, आपके पास क्षमता है, मतलब क्षमता तो सब इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तो अलग होता है। यहां पर कहते हैं ना कि आपके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, आपके अंदर एक काबिलियत है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो वो काबिलियत आई कहां से, आपके अंदर कुछ होगा जिसकी वजह से आप किसी काम को कर सकते हैं। तो वो तो रही मोटिवेशन वगैरह की बात कि नहीं आप तो ये कर सकते हैं। बट अगर हम लोग कुछ इस तरीके से कहें कि आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप किसी एक बाल्टी को ऐसे उठा सकते हैं, तो आपके बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है जिसको कि आप यूज कर रहे हैं एक बकेट को उठाने में, या फिर आपके पास इतनी एनर्जी, आपके मसल्स पे इतनी एनर्जी है जो कि एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। आप उससे क्या कर रहे हैं, एक बॉल को फेंक दे रहे हैं या एक पत्थर को फेंक दे रहे हैं, उस पत्थर में काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके की एनर्जी है जो कि कैसी हो, कहीं पर इकट्ठा हो। कैसी हो, कहीं पर इकट्ठा हो। क्लियर? तो अब वो जो एनर्जी है वो अगर हम लोग की किसी ऑब्जेक्ट को उठाने की वजह से उस पर इकट्ठा हो रही है, जैसे कि ये, इसको मैंने क्या किया, ऊपर से छोड़ दिया तो वो नीचे गिर जा रही है। ठीक है, इसको मैंने ऊपर से छोड़ दिया तो ये नीचे गिर जा रही है। तो जब मैंने इसको ऊपर ऐसे रखा तो इस पे एक एनर्जी स्टोर हो गई, और कैसी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। कैसी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी अगर हम लोग डायनामाइट की बात करें या किसी भी तरीके के पटाखों की बात करें तो उसके अंदर भी एक एनर्जी है, उसके अंदर भी एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो कैसा है, वो केमिकल एनर्जी जो कि बस्ट आउट होगी। ठीक है, यहां पर जैसे कि तीर होता है हम लोग और धनुष होता है, तो धनुष का जब हम लोग ऐसे पीछे जो प्रत्यंचा होता है उसको खींचते हैं तो होता क्या है उस पे, कि इस पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि जैसे ही उसको हम लोग छोड़ते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, वो क्या होता है, एक तीर को ऐसे आगे फेंक देता है। क्लियर, बात समझ पे आई? तो वो जो हम लोग का तीर कमान है, वो उस पे भी कमान पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया जाए तो उस पे भी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसी, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, जैसे हम लोग ऐसे खींच के उसको छोड़ेंगे, ठीक है, उसको खींच के हम लोग ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो स्प्रिंग ऐसे आके अपने नॉर्मल जो पोजीशन होती है उसकी उस पे आ जाएगी, या फिर बैटरी आई। तो ये सब हम लोग की तरह तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। बट अभी जो हम लोग को ध्यान देना है वो किस तरीके में, जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है, अगर उसकी हाइट h है
तो और उसका मास m है अगर, तो उस पे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। क्लियर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अलग होती है। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई। स्ट्रेस्ड स्प्रिंग है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ हम लोग की kx² हो जाएगी। ठीक है, देखो x आ रहा है ना टर्म, x यानी कि उसकी पोजीशन किस तरीके से उस पे चीजें हैं मौजूद है, वो वाली एनर्जी आ रही है। क्लियर। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दोनों तरीके की हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लियर। जैसे कि mgh आ रहा था, तो mgh केस में अगर हम लोग के पास ये निकल कर आ जाए कि रेफरेंस पॉइंट ऊपर हो, यानी कि सरफेस हम लोग की ये है और एक कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या मान लें कि इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उसके कंपैरिजन पर यहां पर जो पोटेंशियल होगी, अगर ये h हाइट है हम लोग की और कोई ऑब्जेक्ट यहां पर m मास का रखा हुआ है, तो इसके रेफरेंस पे इस जगह पर रखे हुए जो m मास के ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी होगी -mgh। क्लियर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग की दोनों तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी और निगेटिव में। खास बात इस पे ये होती है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग की कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि वो वर्क करेगी। ठीक है, वो वर्क करेगी। जैसे कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ऊंचाई पर, तो उस पे एनर्जी कितनी थी, mgh थी, तो उस पे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, जो कि पॉजिटिव है। अब वो क्या करेगी, वो वर्क करेगी इस पे और इसको नीचे ऐसे अपनी एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर। तो ये चीजें हैं जो कि हमें पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव जो हम लोग के फोर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको कि हम लोग संरक्षी बल भी कहते हैं, तो आखिर ये होता क्या है, ये डिफाइंड कैसे है। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक कोई हम लोग की मान लीजिए फील्ड है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसमें अगर किसी भी दो पॉइंट जैसे ए और बी, उनके बीच में अगर हम लोग डिफरेंट पाथ से कोई ऑब्जेक्ट मूव कराएं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेम है बट अलग अलग पाथ से उसको मूव कराएं, और जो वहां पर हम लोग का चेंज या फिर कह लीजिए कि जो वर्क डन निकल कर आया वो कैसे निकल कर आया, सेम निकल कर आया, तो उस केस में जो ये फील्ड होगी वो कैसी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगी। क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जैसे कि हम लोग की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाएं जमीन से, ठीक है, उसको क्या करें, जमीन से उठाएं और उसको फिर इधर उधर घुमाते हुए जाकर एक छत पर रख दें, तो उस पे जो हम लोग ने वर्क किया, जो एक्सटर्नल एजेंसी ने इस पे वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट पर वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी कि हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको कि यहां जो एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया, मैंने इसको क्योंकि उठा के ऊपर रखा, तो इसमें जो मैंने वर्क किया वो हो गया कितना, mgh के बराबर। क्या किया, mgh के बराबर। ये किसका था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होने वाला ये वर्क था, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क था ये इस पे स्टोर हुआ। भले ही मैं इसको ऐसे ऐसे लेके गया, बट अगर मैं इसको सीधे भी ऐसे लेके जाता यहां से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट यहां से ऐसे ले जाता, तो भी इस पे mgh ही वर्क होता। ठीक है, या मैं इसको यहां ले जाता, फिर यहां ले जाता, यहां ले जाता, कुछ भी कैसे भी ले जाता, थोड़ी देर यहां रखे रहता, रखने के बाद फिर से इसको इधर ले जाता, फिर ऐसे ले जाता, कैसे भी ले जाता, फाइनल जो यहां पर मुझे वर्क करना पड़ता, वो कितना करना पड़ता, एक्सटर्नल वर्क जो निकल कर आता वो mgh के बराबर ही निकल कर आता। तो जब इस तरीके का हम लोग का फोर्स फील्ड होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड था या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जैसे, तो उस तरीके की फील्ड को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि इसमें जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है किस पे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन में बॉडी की, वो किस पाथ से गया है, पाथ में डिपेंड नहीं करता। क्लियर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में।
तो इसी में एक और चीज आ जाती है कि अगर मैं किसी पॉइंट से चलूं और उसी पॉइंट पर आ जाऊं, फिर पूछूं कि कितना वर्क किया, तो वर्क मेरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? क्योंकि हम लोग जिस जगह से चले थे और जहां पर आए हैं उस पे हम लोग का फोर्स में कोई चेंज नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। इस वजह से जो उस पे हम लोग ने एक्सटर्नल वर्क किया उसको माना जाएगा कि वो कैसा हो गया? 0 हो गया। इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि इसको हम लोग ऊपर लेकर जाए, तो जब इसको मैं नीचे लाऊंगा तो मुझे लाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप आ रही है। ठीक है, समझिए इस बात को कि मैंने क्या किया, इस पे कुछ वर्क किया और इसको ऊपर तक ले गया, और उसके बाद यहां पर जब पहुंचा दिया मैंने, फिर इस पे अगर मैं अपने हाथ से लगाने वाले फोर्स को मैं क्या करूं? छोड़ दूं, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगी। मुझे इसको नीचे लाने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ रहा। बात समझ पे आई? तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या कर रही है? एक बार अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ले रही है, उसके बाद जब एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा तो उसको दे रही है वापस उस बॉडी को। तो इस तरीके की जो फील्ड होती हैं, जो क्या करती हैं, एक बार अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती हैं, फिर रिलीज करती हैं, फिर स्टोर करती हैं, रिलीज करती हैं। अभी ये बॉटल को अगर मैं इधर ऐसे घुमाऊं तो कोई वर्क नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फील्ड्स होती हैं वो हम लोग की, या फिर कह लीजिए कि जो फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। क्लियर? अब बात आती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या है, जैसे कि ये बॉक्स है हम लोग का और ये एक वेज है हम लोग की। ठीक है, इस वेज पर ये आदमी क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है इसको ऊपर चढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे ये इधर धक्का लगाता जाएगा, ये फोर्स लगा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन पे इसको अपोज कर रहा है कौन? कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वो, और वो कहलाता है हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लग रहा है इसको रोकने के लिए, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स, वो हम लोग का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। क्लियर? उसकी वजह से क्या होगा, दो सरफेसेस आपस में रगड़ेंगी और उससे एनर्जी डिसिपेट होगी। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं एनर्जी लॉस का। किसी भी सिस्टम पर एनर्जी लॉस का जो कॉज होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या करते हैं, अगर कहीं पर एनर्जी हम लोग की मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है सर, उस पर कंजर्वेटिव फोर्स में यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो होती है उसमें एनर्जी किसी जगह पर अगर कम हो रही है तो कहीं से ज्यादा होती है। जबकि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, अब यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी को हीट के फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहा है इस जगह पर, और उस हीट को अब हम लोग वापस काम पर नहीं ले सकते। वो हीट एस्केप कर गई, निकल गई, डिसिपेट हो गई। तो ये जो इसने वर्क किया वो कैसा किया, एक नॉन कंजर्वेटिव वाला काम किया, कंजर्व ही नहीं करना चाहता। ठीक है, चीजों को क्या कर रहा है, तहस नहस करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोग का इस तरीके का फोर्स जो कि किसी सिस्टम में डिसिपेशन का काम करता है, एनर्जी डिसिपेशन का। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। डिसिपेशन जो होते हैं हम लोग के फोर्सेस के, वो कई तरीके के होते हैं, बट अभी जो हम लोग को ध्यान देना है वो फ्रिक्शन के बारे में ध्यान देना है। तो अब चलते हैं हम लोग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन को देखते हैं। इससे हम लोग के काफी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, तो इसको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए, जैसे अगर हम लोग कहें कि अर्थ है हम लोग की, और उस अर्थ पर यहां पर कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है, यहां पर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो ये जो बॉडी है इस बॉडी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? क्योंकि ये सरफेस से कुछ h हाइट पर रखी है, इस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर ये लगातार मूव कर रही है, ठीक है, 3 डायमेंशन में अगर ये लगातार मूव कर रही है और किसी पॉइंट पर हम लोग को ये फाइंड करना है कि कितना इसमें फोर्स लग रहा होगा, अगर हम लोग को वो फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो आखिर ये है क्या, वो समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड अगर दिया हो, ठीक है, जो यू हो वो क्या दिया हो, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर? तो उस केस में अगर हम लोग को क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में ये चीज निकल कर आती है, तो किसी जगह पर हमें अगर फाइंड करना है कि कितना फोर्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेबुला कहते हैं इस साइन को, और ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज को। हम लोग ले लेते हैं और ये जो पूरी चीज होती है, इसको जब इसको यहां पर यू ऐसे कर देते हैं तो ये बोला जाता है ग्रेडियंट ऑफ यू। ठीक है, ये सिंबल का नाम यहां पर हम लोग का कैसा है, नेबुला है। जैसे कि अल्फा जो होता है वो अल्फा है, बट अगर कहीं ये अल्फा टी लिखा होगा तो इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो उसी तरीके से ये जो सिंबल है वो नेबुला है, बट यहां पर वो क्या कर रहा है, ग्रेडियंट का काम कर रहा है। क्लियर? तो माइनस ग्रेड ऑफ यू, ये भी पढ़ते हैं हम लोग, तो माइनस ग्रेड ऑफ यू जो होता है वो बराबर होता है उस पॉइंट पर कितना फोर्स होगा जिस पॉइंट पर हम लोग का यू एनर्जी दी हुई है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो होता है नेबुला, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ये। ठीक है, ये चीज तो डेवर बाई डेवर एक्स, यहां पर आई प्लस डेवर बाई डेवर वाई, ठीक है, जे प्लस, या इसको हम लोग डेल बाई डेल जेड भी कह सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। तो ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन होता है, ये एक तरीके से क्या हो गया, हम लोग का हो गया फंक्शन। तो अब देखिए, ये जो चीज है ये है एक वेक्टर, लगा ना इस पे आई कैप जे कैप के कैप, और ये जो यू होता है वो होता है हम लोग का स्केलर। ठीक है, और जो फोर्स है वो है वेक्टर। तो ये एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया, और ये जो है हम लोग का यू, ये हो गया स्केलर। तो देखो, वेक्टर और स्केलर को हमें क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि ये जो फोर्स है हम लोग को क्या निकालना है, वेक्टर निकल कर आना चाहिए ना फोर्स। तो इसी वजह से हम लोग का ये कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम लोग यहां पर डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी में कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि डेल डॉट भी कर सकते हैं, मतलब नेबुला डॉट ए, या ऐसा क्रॉस भी कर सकते हैं, ये चीज। तो ये अलग अलग चीजें बताता है। तो अभी सिर्फ क्या है, हम लोग का सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इस एक्सप्रेशन के साथ इसका यू का। तो जब यू का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू चला जाएगा अंदर, यहां पे, यहां पर और यहां पर। तो हम लोग का जो बनेगा वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसा बना, और उस पर फिर लगा देते हैं माइनस साइन, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का फोर्स निकल कर आ जाता है जिस भी पॉइंट पर निकालना होता है। अगर हम लोग को एक्स वाई जेड पॉइंट दिया हो कि इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, तो हम लोग एक्स और वाई और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये रिलेशन जहां पर जो u है वो प्योरली फंक्शन दिया हुआ है अगर x का, तो उस केस में हम लोग du बाई dx कर देते हैं और यहां पर आई कैप लगा देते हैं और निकल कर आ जाता है। अगर ये जो u दिया हो, u फंक्शन ऑफ r दिया हो, तो उस केस में हम लोग f ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस du बाई dr और यहां पर r कैप। क्लियर? अब यहां पर ये जो माइनस साइन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ लेते हैं। ये सिग्निफाई ये कर रहा है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, किसी बॉडी पर फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज की डायरेक्शन में होता है। क्लियर? यहां से हम लोग को ये चीजें पता चलती हैं इस एक्सप्रेशन से। और ये जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, ये जो हम लोग का डेल बाई डेल एक्स, ये बिल्कुल ये ऐसा ही है डी बाई डी एक्स की तरह। बट यहां पर क्या है कि देखिए जो u है ये वाला, अभी नीचे वाली अगर हर एक चीज को हम लोग छोड़ दें और देखें कि u जो है, u एक्चुअली फंक्शन है एक्स वाई और जेड का।
तो जब यहां पर u पुट करेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो y और z को हम लोग ले लेते हैं इस जगह पर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर del by del x अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि y z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और एज इट इज जैसा हम लोग करते आते हैं डिफरेंशिएशन वैसा यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब u को यहाँ पर रखेंगे तो इस केस में जो x और z है उनको कांस्टेंट मानेंगे और y को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर z अगर है तो z वेरिएबल होगा और x y कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइए इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे इसको करना है। तो फाइंड द फोर्स एट 1,1,2 इफ पोटेंशियल एनर्जी वेरीज एज। हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग की जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि जो हम लोग की स्थितिज ऊर्जा होती है अगर वो कितनी दी हुई है x² प्लस xz3, तो उस केस में हम लोग को 1,1,2 यानी कि x y और z इस केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है हम लोग को बराबर माइनस डेल ऑफ, या इसको हम लोग नेबुला भी कहते हैं, तो सिंपल सा ये ग्रेडियंट ऑफ यू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू करना है तो ये बन जाएगा हम लोग का माइनस, और यहां से ये बन जाएगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ये बना और ये हो जाएगा u। क्या हो जाएगा यहाँ पर u हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया u। अब u का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस और यहां पर डेल बाई डेल x और u कितना है ये चीज, तो यहां पर इसको रख देंगे x²। इसको मैं दूसरे कलर से अगर लिख दूं तो और आपको समझ पे आएगा। ये हो जाएगा x² y प्लस एक्स जेड क्यूब, ठीक है, आई कैप प्लस डेवर बाई डेवर वाई या डेल बाई डेल वाई, और यहां पर फिर से हम लोग रखेंगे x² y प्लस एक्स जेड क्यूब। क्लियर। ये जो है हम लोग का ये रेड कलर से इसको लिख सकते हैं, ये आई कैप हो गया प्लस ये, और ये डेल डेवर बाई डेवर वाई या डेल बाई डेल वाई, और जे कैप है ये प्लस फिर डेवर बाई ये, और ये आ जाएगा फिर से x² y प्लस एक्स जेड क्यूब। क्लियर। ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा और ये होगा के कैप के बराबर यहां पर। अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है यू का, इस पे जो x है, जब x के साथ हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं हम लोग। तो जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y और z को यहां पर मान लेंगे कांस्टेंट, यहां पर x और z को मान लेंगे और यहां पर x और y को मान लेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें सॉल्व होती हैं। इसको देख लेते हैं इधर। तो ये क्या किया, f को हम लोग ने जानते हैं कि ये होता है, इस पे u की वैल्यू रख दी, वही जो एक्सप्रेशन अभी बना था। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये x² y ऐसा बना हुआ था तो ये निकल कर आ जाएगा पहले वाले से 2xy, और यहाँ पर x z क्यूब था तो z क्यूब जो है हम लोग का वैसे ही वैसा रहेगा और x एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये निकल कर आ गया i। यहाँ पर हम लोग का जो y था वो डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि x² y था, दूसरे टर्म में y नहीं था, तो x² बचा, y क्योंकि सिंगल पावर थी तो वो बन गया। इसी तरीके से ये, तो अब बचा है आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स जिसको कि आप यहां पर निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर जैसे निकाल लिया, उस पे हम लोग को x, y, z मतलब कि 1,1,2 इस पॉइंट पर फोर्स बताना था। तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, y की वैल्यू पुट कर देंगे 1 और z की वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो जैसे ही यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा -10i - j - 12k। क्लियर। तो कैसे अगर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, ये यहां से हमें पता चल गया। क्लियर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। देखिए, जो इस पे बात आती है वो आती है दो चीज पे, कि वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर फोर्स फील्ड की वजह से या फिर इंटरनल फोर्स की वजह से। तो उस केस में बनता है कुछ इस तरीके से कि अगर हम लोग के पास एक फोर्स फील्ड हो, ठीक है, कोई एक ऐसी फोर्स फील्ड है और इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक चीजें हमें क्या करानी है, मूव करानी है, ठीक है, ये मूव हुई, ठीक है, ए से बी तक चीजें मूव हुई। क्लियर। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर यूए है और इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है यू बी, ठीक है। तो यहां से ये चली, ये इनिशियल पोजीशन थी, क्या थी ये
इनिशियल पोजीशन थी और ये थी कैसी, फाइनल पोजीशन। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आपको ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई नहीं, मैं इधर बना देता हूं इसको। तो अगर आपके पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है और उसके इस पॉइंट ए से बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये जो पॉइंट है फाइनल है, ये इनिशियल पॉइंट है। यहां पर जो एनर्जी है पोटेंशियल वो है यूए और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है यूबी। तो अगर ये जो फोर्स फील्ड है वो वर्क कर रही है, तो देखो वो जब वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा कम, हम लोग का क्या होगा, कम होगा, और ये वाला कंपोनेंट होगा ज्यादा। ठीक है, तभी तो जैसे कि ये है, ये पोजीशन है यूबी और ये पोजीशन है यूए, समझ गए। जब हमने बॉटल को क्या किया, ऊपर रखा, ये पोजीशन है यूए, और जब ये नीचे आके आ रही है, ये पोजीशन है यूबी। इस पे कौन वर्क कर रहा है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वर्क कर रही है। यहां पर ये थी यूए यूबी, यूए यूबी, तो यूए में किसने वर्क किया, इस पोटेंशियल जो हम लोग जो अर्थ का ग्रेविटी है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्क कर रहा है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी और यहां पर हो गई कम। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, यहां पर हो गई कम। तो यूए यहां पर क्या है, ज्यादा है, और यहां पर है कम। तो इस तरीके से जो वर्क हो रहा है वो क्या हो गया, हम लोग का निकल कर आ गया यूए माइनस यूबी। यूए माइनस यूबी निकल कर आ गया किसकी वजह से, जो हम लोग का ये फोर्स फील्ड है उसकी वजह से, या फिर इंटरनल फोर्स है किसी तरीके का उसकी वजह से, या फिर जो ये सिस्टम हम लोग का बना हुआ है ये चीज, इसकी वजह से। ठीक है, अगर इसी में अगर ये देखा जाए कि एक्सटर्नल फोर्सेस ने अगर वर्क किया होता है यहां पर, ठीक है, तो उस पे अगर यहां इस फील्ड पर अगर एक्सटर्नल फोर्स ने अगर वर्क किया होता, तो वहां पर जो हम लोग का वर्क डन निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा यूबी माइनस यूए। क्या निकल कर आ जाएगा, यूबी माइनस यूए निकल कर आ जाएगा। क्लियर, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे और वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं कि आखिर ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। देखिए, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है और ये बताती है काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बीच में रिलेशन। क्लियर, तो अगर कोई बॉडी है उस पे कुछ इनिशियली वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेट अस सपोज vi वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये फिर यहां पर इधर vf वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इसको मूव करते हुए यहां पर अगर हम लोग कंसीडर करें कि ये बीच में पोजीशन है जहां पर कि इसमें लगातार एक्ट हो रहे हैं कुछ फोर्सेस जो कि इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, और कुछ फोर्सेस इस पे एक्ट हो रहे हैं जो कि इसको रिटार्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं। तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो फिर इस पे जो वर्क किया एक्सेलरेटिंग फोर्सेस ने, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, उस वर्क को माइनस कर देंगे जो कि हो रहा है रिटार्डिंग फोर्स की वजह से। तो अब फाइनल यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बराबर ये हम लोग के हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई बॉडी चलना चालू हुई, यहां पर कुछ पहले एनर्जी थी, इस पे एक फोर्स अप्लाई हुआ जो कि इसको क्या करेगा, आगे मूव करा रहा है, साथ ही साथ यहां पर इस पे कोई फोर्स एक्ट हो रहे होंगे जो कि इसको पीछे धक्का दे रहे होंगे। तो एक हो गया एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक हो गया रिटार्डिंग फोर्स। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स की वजह से होने वाला वर्क और रिटार्डिंग फोर्स की वजह से होने वाला वर्क, जब हम लोग इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो बराबर होगा किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। किस बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्लियर, तो जैसे मैंने अभी कहा कि इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड जब हम लोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो तो हम लोग का पॉजिटिव वर्क डन देगा, और जो रिटार्डिंग फोर्स है वो निगेटिव वर्क डन देगा। तो यहाँ पर प्लस के बाद जब माइनस आ गया तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख दिया गया। ये करते हैं ना हम लोग, ठीक है, बिल्कुल वही चीज। तो इस तरीके से ये हुआ है।
क्लियर? तो इसका अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखें तो ये निकल कर आ जाता है बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सेलरेटिंग फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है माइनस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से जो वर्क होता है इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है उस बॉडी की। ठीक है, तो इससे हम लोग जो एक्सप्रेशन है वो क्या बना सकते हैं, WA माइनस WR इज इक्वल टू KF माइनस KI। ठीक है, या KEF माइनस KI ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है, उसमें अगर वर्क किया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि अगर ये बॉटल ऐसे किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, अब मुझे इस पे क्या करना है, वर्क करना है, तो मैं इस पे क्या करूंगा, जैसे ही वर्क करूंगा उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ पे आया? तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी इस बॉडी, जिस एनर्जी के साथ ये मूव कर रही थी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो उसकी एक कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और जैसे इस पे मैं कोई वर्क कर दूंगा, जैसे इस पे इसकी वेलोसिटी बढ़ा दूंगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में जो मैंने वर्क किया एक्सटर्नल जो इसको मैंने एनर्जी सप्लाई करी, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल हो गई और ये यहां पर आ गया। बट साथ ही साथ अगर इस पे किसी तरीके के रिटार्डिंग फोर्स लग रहे होते, जैसे कि मैं किसी सरफेस पे इस पे रख के इसको मूव कराता तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होता ना, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। तो उसकी वजह से, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जितना हम लोग का वर्क डन होगा वो भी यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा हम लोग को, ऐसे माइनस लेके। तो ये निकल कर आ जाता है फाइनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन जो होगा वो ये निकल कर आएगा। तो ये है हम लोग की वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हमें ध्यान रखना है। और चलते हैं हम आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। आखिर इसका जो वर्क एनर्जी थ्योरम है हम लोग को कैसे देखने को मिलती है अपने चारों तरफ। तो देखिए, समझिएगा बात को बिल्कुल बहुत ध्यान से। एक बॉडी है, ठीक है, वही बॉडी मूव करते करते यहां तक पहुंची। तो अगर इस पे समझिएगा बात को, अगर इस पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स लगा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर क्या हो, क्योंकि इसकी पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ हो गई, तो अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ने इस पे वर्क किया है, और एक्सटर्नल वर्क ने कैसा वर्क किया है, पॉजिटिव वर्क किया है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ने कैसा वर्क किया है, पॉजिटिव वर्क किया है। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है वो जो वर्क डन है, वो वर्क डन होगा पॉजिटिव। कैसा होगा, वो वर्क डन होगा पॉजिटिव। क्लियर? किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और इसकी एनर्जी को कम कर रहा है वो। ठीक है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी वो कम हो गई, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एक्सटर्नल वर्क कैसा है, निगेटिव है। ये आप लोग ने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तो 180 का ये, तो F डॉट D से हम लोग cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, तो F यहां पर माइनस और D मतलब नेगेटिव वर्क हो गया। सेम चीज यहां पर भी है कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स एक्सटर्नल इधर लग रहा है, जिसकी वजह से ये जो हम लोग की बॉडी है उस पे क्या हो रहा है, एनर्जी उसकी लूज हो रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल से कम है। तो ये तो बात थी एक्सटर्नल वर्क की बात। अगर हम ये बात करें कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो अगर ज्यादा हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि इसमें एनर्जी क्या हुई, गेन हुई, क्या हुई, इस बॉडी में एनर्जी गेन हुई,
तो पहली स्लाइड को ध्यान करिए, वहां पर लिखा था कि जब भी कोई बॉडी एनर्जी गेन करती है तो उस बॉडी में जो होता है वर्क, मतलब इस बॉडी में जो वर्क होता है वो कैसा होता है, निगेटिव वर्क होता है, क्योंकि ये बॉडी जो है वो अपने आप में क्या करती है, एक एनर्जी को गेन करती है। ठीक है, तो इस बॉडी की वजह से जो वर्क हो रहा है वो कैसा है, निगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, इस बॉडी की वजह से जो वर्क है वो निगेटिव है। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर दूं, 3 चीजें यहां पे। अगर ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली KI है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए एज कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पहला ये जो केस है यहां पर ये बने, उस पर जो बॉडी की वजह से वर्क डन होगा, मतलब वर्क डन बाय बॉडी जो होगा वो निगेटिव होगा। क्या होगा, वो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब हम उस बॉडी की बात कर रहे हैं तो उस पर एनर्जी आ रही है। क्या हो रही है, आ रही है। तो उस पर जब एनर्जी आती है, यानी कि जो वर्क डन बाय दैट बॉडी होता है वो निगेटिव होती है। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मुझ पे अपने आप एनर्जी आई जा रही है। तो मैं जब वर्क कर ही नहीं रहा तो एनर्जी जब आ रही है तो मैं बोलूंगा मैंने निगेटिव वर्क किया। क्लियर? बट ये आ कहां से रही है, एक्सटर्नल वर्क डन जो हो रहा है वहां से आ रही है, तो ये सप्लाई हो रहा है। ठीक है, वर्क डन यहां पर पॉजिटिव एक्सटर्नल, यानी कि वहां से सप्लाई हो रही है एनर्जी, और एनर्जी इस पर आ रही है। ठीक है, तो इसमें आ रही है, तो इस बॉडी वर्क डन बाय बॉडी जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और एक्सटर्नल की वजह से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो सप्लायर है। इसी तरीके से यहां पर हम लोग के पास दूसरा केस है कि जो KF है अगर वो लेस देन KI हो जाए, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी यहां पर ये है कि वर्क डन बाय बॉडी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि यहां से यहां तक मूव कराने में, क्योंकि ये जो KI है, काइनेटिक एनर्जी जो है, ये पहले ज्यादा थी। ये लिखा है ना, KEI इज ग्रेटर देन KFI। ठीक है, KEF, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी हम लोग की हो गई कम। इस वजह से ये जो बॉडी है ये कर रही है पॉजिटिव वर्क वहां तक पहुंचने के लिए, तो ये वर्क डन बाय बॉडी हो गया पॉजिटिव, जबकि इसको जो एक्सटर्नल वर्क है वो कैसा मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, क्योंकि वही उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो इस पे रिलेटेड होती हैं हम लोग की वर्क एनर्जी थ्योरम से। हम लोग वहां पर देखते हैं कि कैसे कौन वर्क कर रहा है। अब देखिए इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल एनर्जी। इक्विलिब्रियम, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को अगर मैं ऐसे इधर कर दूं, ये वापस इधर ही आ गई, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं हाथ एकदम मेरा बराबर रखा हुआ है, सिर्फ मैं बॉटल को इधर लेके आ रहा हूं और ये क्या हो जा रही है, इस पॉइंट से वापस आ जा रही है। तो ये अभी जिस पोजीशन में रखी हुई है, ये रखी हुई है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में रखी हुई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी कि जिस पोजीशन में ये है उस पोजीशन से मैं इसको हटा रहा हूं तो ये उसी पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है। बट अभी ये ऐसे रुकी हुई है, मैंने इस पर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ये उसी पोजीशन में चली गई जहां पर थी। अगर पोजीशन कुछ इस तरीके की हो बॉडी की, जैसे कि इस स्फेयर के ऊपर ये छोटा स्फेयर रखा है और ये वाला जो स्फेयर है अगर इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये इसी तरफ लुढ़क जाएगा और गिर जाएगा। तो अभी ये रुका हुआ है, बट ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। ठीक है, ये कैसे रखा हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अभी मैक्सिमम है। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस ऑब्जेक्ट की वो कैसी थी, मिनिमम थी। और एक होता है हम लोग का न्यूट्रल, ठीक है, जहां पर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। देखिए अभी इसको मैं लुढ़का के यहां रख दूं उतनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इसको यहां रख दूं उतनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का होता है। तो जब इसको हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, और ये हम लोग का जो इक्विलिब्रियम बनता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ही बनता है, तो वहां पर जो du by dx होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू माइनस du by dx, अगर सिर्फ एक वेरिएबल के लिए तो ये हो जाएगा माइनस du by dx। तो फोर्स जब ये यहां पर रखा हुआ है,
ये ऑब्जेक्ट जब यहां पर रखा हो तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यानी फोर्स 0। यहां पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो 0, यानी कि इस पे जितना फोर्स लग रहा है उतना वो बैलेंस आउट कर दे रहा है, तो 0। इस पे जितना लग रहा है उतना बैलेंस आउट कर दे रहा है, ठीक है, ये बैलेंस आउट कर दे रहा है। बट ये तीनों पोजीशन अलग अलग तरीके की है। फोर्स तो यहाँ पर 0 है, बट जब इनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है तो du/dx = 0 जब हम करते हैं तो यहां से 3 केस निकल के आते हैं कि अगर हम लोग ग्राफ में देखें, ठीक है, अगर हम लोग का कुछ ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है तो हम लोग क्या देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, ये du/dx है ना, du/dx क्या होता है, स्लोप है इस कर्व का, तो यहां पर जो स्लोप है कर्व का वो भी ऐसा एकदम फ्लैट है, 0 है। यहां पर भी जो इस कर्व का स्लोप है वो कैसा है, 0 है, फ्लैट है एकदम। और इस जगह पर भी जो कर्व है वो भी कैसा है, 0 है। तो इसी वजह से इसके 3 केस बनते हैं कि du/dx = 0 निकल कर आ रहा है। इक्विलिब्रियम की केस वहां पर होती है जहां पर हम लोग का बॉडी पर जो नेट फोर्स लगता है वो 0 लगता है, तो उसकी वहां से ये चीज निकल कर आई ये। और इससे हमारे du/dx जब हम लोग इस ग्राफ का एनालिसिस करते हैं तो 3 केस निकल कर आते हैं। ये वाला जो पोजीशन है वो ये पोजीशन पर आ जाएगा, ये वाला जो पोजीशन है वो इस पे आ गया, और ये वाला जो पोजीशन है वो ये आ गया। तो न्यूट्रल, मैक्सिमा और मिनिमा, ये 3 चीज निकल कर आती हैं। और यहां से हम लोग के 3 इक्विलिब्रियम डिफाइंड होते हैं। एक तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। क्लियर? अब चलते हैं पावर पर। पावर क्या होती है? देखिए, आपके घर में कुछ सामान रखा हो, जब मान लीजिए कि 3-4 बोरी गेहूं रखे हुए, जिसको मम्मी ने कहा कि बेटा इसको ऊपर चढ़ा के आना है, ठीक है। अब आप है और आपका भाई है। आपका भाई जो है वो कैसा है, छोटा है आपसे, और आप हैं उससे बड़े। आपने क्या किया, किसी दिन आपसे कहा गया था कि 4 बोरी गेहूं ऊपर रख दीजिएगा, तो आपने क्या किया, आपने 4 बोरी गेहूं 10 मिनट के अंदर ही ऊपर चढ़ाकर रख दिया छत पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो जो 4 बोरी गेहूं थे, उन 4 बोरी गेहूं को आपने चढ़ाकर कहां रख दिया, छत पर रख दिया है, ठीक है। तो आपने कुछ किया वर्क, क्लियर, आपने किया कुछ वर्क, और कितने टाइम पर किया, 10 मिनट्स पर कर दिया। अब वही अगर किसी और दिन मम्मी ने कहा कि आपके छोटे भाई से कि सेम वही 4 बोरियां हैं, ठीक है, 4 गेहूं की बोरियां हैं, और उसको चढ़ा कर रखना है छत पर, तो वो क्या करेगा, ये 4 बोरियां रख तो देगा, बट उसको मान लो टाइम लग गया कितना, 20 मिनट्स। हो सकता है आधी आधी करके बोरी ले जाए, बट जो वर्क इसने किया वो, क्योंकि इनका जो मास है वो m है और इनको टोटल को h हाइट तक पहुंचाया है, तो जो अगर टोटल मास m है तो इस पे वर्क किया गया है दोनों बार mgh। भले ही इसने क्या किया हो, इसने कम समय पे किया हो बिग ब्रदर ने, और जो यंगर ब्रदर है उसने क्या किया है, ज्यादा समय लिया है। काम दोनों ने सेम किया बट टाइम अलग अलग लिया, तो अब कौन, किसके पास ज्यादा क्षमता है काम करने की, वो हम लोग की क्या हो जाती है, पावर कहलाती है। तो ये जो है बिग ब्रदर, उसके पास क्षमता ज्यादा है काम करने की। काम तो देखो दोनों ने सेम किया था, बट इन्होंने क्या कर दिया, जल्दी कर दिया, और इन्होंने ज्यादा टाइम लिया। यानी कि सेम काम तो कर रहे हैं बट अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, पावर। और वो पावर होता है हम लोग का वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, कि आखिर कितने टाइम पे किया ये भी तो पता चले। ठीक है, वर्क कर दिया, मान लीजिए बिल्कुल ये वैसा ही है कि एक पन्ना पढ़ने में आपने साल लगा दिया, तो क्या ही पढ़ाई करी, और किसी ने एक पन्ना 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर दिया, तो है ना डिफरेंस। बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी डिफरेंस होता है, इसीलिए पावर को डिफाइन किया गया है। जो पावर होता है हम लोग का वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कि कितने टाइम पे वर्क किया गया है, वो क्षमता दर्शाता है आपका। यहां पर हम लोग के 2 फॉर्मूले निकल कर आते हैं, एक एवरेज पावर, और एवरेज पावर हम लोग निकालते हैं किस तरीके से, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस पावर होता है हम लोग का, जिसको कि हम लोग dw/dt निकालते हैं, जहां पर ये जो w होता है वो फंक्शन ऑफ हम लोग का टाइम होता है। ठीक है,
तो उस केस से हम लोग यहां पर जो dw/dt वो चीज पावर निकाल लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग का क्या हो, W को कुछ इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर दें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेट अस सपोज कि जो फोर्स है वो x का फंक्शन है और जो हम लोग का dx है, या फिर ये कह लीजिए फोर्स है वो जो टाइम का फंक्शन है, और जो dx है वो हम लोग का मतलब जो x है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो dx/dt यहां पर बन जाएगी, जब हम लोग इसको d बाई यहां पर ऐसे लेंगे तो ये चीज बन जाएगी यहां पर d/dt, ठीक है, जो कि क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। क्लियर? तो फोर्स इनटू वेलोसिटी ये हम लोग का निकल कर आ जाता है पावर के बराबर। क्लियर? तो पावर निकालने के लिए हम लोग का हो जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और यहां पर कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है, तो F.V ये हम लोग ले लेते हैं। तो सेम यहां पर भी वही देखना होता है कि फोर्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं पावर निकालने के लिए, कोई और वेलोसिटी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है पावर से रिलेटेड। और पावर भी हम लोग का किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क पर। तो वर्क अगर पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर वर्क निगेटिव है तो निगेटिव पावर होगी। इसी तरीके से हम लोग को ये चीजें ध्यान में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, पढ़िए अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को। एक बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में कैसी थी, रेस्ट में थी, is acted upon simultaneously by two forces, one of 4 Newton and other of 3 Newton, acting at right angles to each other। एक कोई बॉडी है 2 kg, दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक लेट अस सपोज 3 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का, दो फोर्स ऐसे हो रहे हैं एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। द वर्क डन बाय द बॉडी आफ्टर 20 सेकेंड्स इज, 20 सेकंड के बाद कितना वर्क किया होगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है। यानी कि यहां पर देखिए हमें वर्क डन बताना है, तो वर्क डन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है कि जो बॉडी है वो कितना मूव कर रही है, यही तो हम लोग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हमें फोर्स चाहिए और उसी की डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और फिर वही हम लोग का वर्क निकल कर आ जाता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर ये जो फोर्स है, इन फोर्स का हम लोग एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें यहां पर, और फिर उस रिजल्टेंट फोर्स से क्या करें, यहां पर हम लोग जैसे कि इसका रिजल्टेंट फोर्स जो निकल कर आएगा वो 5 न्यूटन निकल कर आएगा। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स हम लोग ने निकाल लिया कि कुछ रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आ रहा है और उस डायरेक्शन में कितना हम लोग का ये जो बॉडी है वो मूव कर रही है, अगर वो निकाल लें तो वहां से हम लोग का काम जो होगा वो निकल कर आसान हो जाएगा। तो इनिशियली कैसी थी, रेस्ट में थी, यानी कि इनिशियल जो हम लोग की वेलोसिटी वो कितनी है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 20 सेकंड्स के बाद निकालनी है और उस पर लगातार क्या एक्ट हो रहा है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये जो है हम लोग का 5 न्यूटन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को फिर हम लोग यूज कर लेंगे, तो हम लोग एस भी निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर हम लोग v निकालकर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, वहां से भी चीज निकल कर आ जाएगी। तो आप चाहे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाकर करिए, जहां पर u 0 हो जाएगा तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, उससे चीजें निकल सकती हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग v निकाल कर भी कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी निकाल के। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग को करना है। तो जो फोर्स निकल कर आया रिजल्टेंट वो कितना हो गया, 5 न्यूटन। बताया कि एक फोर्स लग रहा है इधर 3 न्यूटन का और इधर 4 न्यूटन का, किधर भी डायरेक्शन मान सकते थे, फोर्स इधर 4 इधर भी मान सकते थे, 3 इधर, या फिर 4 इधर 3 इधर, या फिर 4 इधर और 3 इधर, किधर भी मान सकते थे, क्योंकि इनका जो हो रहा है वो रिजल्टेंट की वजह से हो रहा है और वो है 5 न्यूटन। और ये जो बॉडी है हम लोग की वो कितनी है, 2 kg की। तो एक्सेलरेशन निकल कर आ गया हम लोग का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से s निकाल लेंगे, जो कि निकल कर आ गया कितना, 500 मीटर। तो वर्क डन हम लोग का क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होने वाले डिस्प्लेसमेंट और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल कर आ गया। क्लियर? कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं है? आगे चलते हैं। इसमें जो मैथमेटिक्स है उसको कर लीजिएगा, मैंने स्टेप समझा दिया कि क्या ध्यान रखना है। उल्टा चलते हैं हम लोग, जो पूछता है वहीं से चीजें चलते हैं, फिर रिक्वायरमेंट देखते हैं अपनी। वर्क पूछा था ना, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
तो हमें ये पता करना है, ये पता करना है, ये पता करना है कैसे निकल कर आएगा। दो अलग डायरेक्शन में लग रही हैं, एक डायरेक्शन पे निकाल ले, उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, तो इस डायरेक्शन पे फोर्स निकाल लिया और उस फोर्स से निकाल लिया एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन से निकाल लिया हम लोग ने एस और उसको यहां पर पुट कर दिया। इट्स सो सिंपल। ठीक है, इस तरीके से ये चीज करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, टू पॉइंट बी अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। देन द वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस प्रोसेस इज, हमें वर्क डन निकालना है। तो देखो ए और बी, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये जो फोर्स हम लोग का यहां पर लग रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, ये 2,2,4 और बी दिया हुआ है हम लोग का कितना 1,2,3, कोऑर्डिनेट ही तो दिए हुए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इन कोऑर्डिनेट्स का हम लोग यूज करेंगे और निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या निकाल लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उससे हम लोग का जो वर्क डन है वो निकल कर आ जाएगा। तो आइए देखें इसको कैसे करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का फोर्स है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम लोग को दोनों वेक्टर फॉर्म पे दिए, तो हाँ हम लोग डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके भी इसको निकाल सकते हैं, हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये है, और ये होता है हम लोग का एफ डॉट एस। अभी यहां पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो ए और बी इसके बीच का हम लोग को निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जब यहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, जो पिछली स्लाइड थी जहां पर क्वेश्चन था, तो वहां पर जब बताया कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है हम लोग को, तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ के कोऑर्डिनेट दिए हैं, यहाँ के दिए हुए हैं। तो निकालने के लिए क्या कर लेंगे, जो फाइनल हम लोग का कोऑर्डिनेट है माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, यानी कि आर बी माइनस आर ए कर देंगे, तो हम लोग का ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से ये हमें एक वेक्टर मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। यहां से ये निकल कर आ गया कितना, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना हो गया, ये, इसको आर को एस भी बोल सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आर बोलिए चाहे एस बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ये हो गया। अब यहां पर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक्चुअली जो डॉट प्रोडक्ट का किस्सा होता है वो थोड़ा लंबा होता है, बट हम लोग ने अपने ईज के लिए ये चीज पॉइंट बना, मतलब एक्सेप्ट करके रखा है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी टर्म्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो ऐसा करना सही भी है क्योंकि हमें अपने टाइम बचाना है, हर बार लॉन्ग प्रोसेस नहीं करते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हुए ये बोलते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर 5z लेट अस सपोज ऐसे लिखा हुआ है, 6z ऐसे लिखा हुआ है, फिर हमें x निकालना है तो क्या बोलते हैं, 6z डिवाइडेड बाई y। ये होता है, बट क्या बोल देते हैं कि y इधर आ गया, y इधर आ गया। y ऐसे इधर आता नहीं है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि xy इज इक्वल टू xz, दोनों तरफ y का डिवाइड करो, क्योंकि हम लोग की इस पे एक थ्योरम होती है कि जब भी हम लोग किसी इक्वेशन पर दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम ऑपरेशन किया दोनों तरफ, xy डिवाइडेड बाई y, xy डिवाइडेड बाई y और 6z डिवाइडेड बाई y। तो यहां पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू xz डिवाइडेड बाई y निकल कर आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां से ऐसे इस स्टेप पर जंप कर जाते हैं यहां से। ठीक है, यही करते हैं ना। तो सेम चीज हम लोग यहां पर भी करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बट इसके अंदर भी चीजें छुपी हुई होती हैं। वो कैसे होता है? क्लियर? क्योंकि वो टर्म्स जीरो हो जाते हैं तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। तो वर्क डन हम लोग का निकल कर आ जाएगा -9 जूल। क्लियर? यहां पर माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो हम लोग का वर्क है वो निगेटिव वर्क है, यानी कि जो हम लोग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे थे। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा क्या बोला इन्होंने कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर
विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इस डिस्प्लेसमेंट, जो रिटार्डेशन है यानी कि d2x बाई dt2 वो प्रोपोर्शनल है इसके डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि अगर रिटार्डेशन की बात करें तो -x हो गया और ये प्रोपोर्शनल हो गया x के। ठीक है, ये चीज यानी कि अगर इसको बनाना चाहे तो ये बन जाएगा ऐसे, ये प्रोपोर्शनल टू -x। क्लियर? तो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा उस पार्टिकल के किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए वो प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें कि d2x बाई dt2 क्या है, यहां पर ऐसा प्रोपोर्शनल टू -x² है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग d2x बाई dt2 और इक्वल टू अगर kx मान ले -kx, तो ये आपको इक्वेशन किस चीज की दिखाई दे रही है यहां पर? ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा। तो d2x बाई dt2 यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, k एक कांस्टेंट मान रहे हैं, यहां पर c भी मान सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से ये किया। अब इसको क्या करेंगे हमें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि v निकालना है हमें। तो dx बाई dt अगर निकल कर आ जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हम लोग का जो बनेगा, वहां से जो रिलेशन निकलेगा v का, फिर उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। तो यहां पर जो लॉस हम लोग को देखना है वो इस चीज पे देखना है कि कैसे इस पे v की वजह से निकल कर आ रहा है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कुछ ऐसे करना होगा। देखिए, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो -kx हो गया, या फिर v dv बाई dx इक्वल टू -kx। यहां पर k कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, k कांस्टेंट है, और v dv और ये dx चला गया उधर इंटीग्रेशन में, तो v dv और ये यहां पर चेंज इन वेलोसिटी v नॉट से v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ये, तो यहां से ये निकल कर आ गया। ठीक है, इस पे अगर दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ, मतलब ये वाला जो टर्म बन रहा है वो काइनेटिक एनर्जी वाला बन रहा है। बट यहां पर कैसे है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, तो ये निकल कर आ गया हम लोग का चेंज, और ये किसके बराबर हो गया, -mkx²/2, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -x²। अभी यहां पर हम लोग को लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना था, तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर, यानी कि इस चीज को क्या बोलेंगे, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लिखा है ना, डेल्टा के इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला जो टर्म है ये इसके प्रोपोर्शनल है, और ये जो डेल्टा के है ये काइनेटिक एनर्जी है यहां पर। ठीक है, ये वाला के नहीं है, जो के था ये काइनेटिक एनर्जी है यहां पर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या हो गया, डेल्टा के इज प्रोपोर्शनल टू x², जहां पर डेल्टा के क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकल कर आया ये मैंने यहां पर बताया। क्लियर, कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये फाइनल माइनस इनिशियल, वो है -mkx²/2 के। हमें बताना है लॉस, की लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हम लोग देखेंगे, इस जो माइनस होगा वो इस तरफ ले आएंगे, वहां से ये चीज निकल कर आ गई कि x² के प्रोपोर्शनल है। क्लियर, तो ये वाला जो हम लोग का आंसर है ए वाला, वो सही हो गया। क्लियर, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय Vx इज इक्वल टू दिस, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 2 जूल, देन द मैक्सिमम स्पीड इज। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी एक 1 kg, यानी कि मास जो है वो कितना है, 1 kg है पार्टिकल का, फ्री टू मूव अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस में मूव करने वाला वो पार्टिकल है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस फंक्शन से दी जाती है। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी होगी x की, और हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। तो अब बात है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पार्टिकल की कितनी है, 2 जूल, और हम लोग जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बराबर होती है मैकेनिकल एनर्जी की। क्लियर, ये सारा चीज है किस पे, कंजर्वेटिव फील्ड पे बात हो रही है। तो यहां पर जो इससे एक्सप्रेशन से निकल कर आएगा,
ये बन जाएगा यहाँ पर 2 के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा। तो हमें बताना है देन द मैक्सिमम स्पीड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम स्पीड कब रीच करेगा। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हम लोग को इसको जो फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना होगा। क्लियर? तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो Vx है वो इतना दिया हुआ है, और जो पोटेंशियल एनर्जी की जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी उसी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। कैसे? हम लोग के पास ये ग्राफ होता है जहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अगर इधर एनर्जी हम लोग देखें और टोटल एनर्जी फंक्शन की कितनी है, अगर कांस्टेंट है, ठीक है, सिस्टम की, सॉरी फंक्शन की नहीं, सिस्टम की। तो किसी सिस्टम की अगर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो अगर उस पे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है ऐसे, तो जब पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी हम लोग की कम होती है। क्लियर? तो बट इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा बराबर होता है। उसी चीज का यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि मिनिमम वैल्यू निकाल लो, ये जो Vx है उससे मिनिमम वैल्यू निकाल लो, तो जिस पॉइंट पर मिनिमम हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी होगी वहीं पर वो क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हम लोग की कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वहां से चीजें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड करते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। उसके लिए dv by dx इक्वल टू 0 किया। ठीक है, तो इसको हम लोग ने क्या कर दिया, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। तो 4x डिवाइडेड बाई ये होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये x क्यूब माइनस ये निकल कर आ गया माइनस x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 भी आ रही है और x की वैल्यू +-1 भी आ रही है। तो 3 ऐसे पॉइंट हमें मिल रहे हैं जहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अब हमें चेक करना है कि कहां पर चीजें सही निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, v मिनिमम जो होगा, ठीक है, v मिनिमम वो हम लोग का x इक्वल टू +-1 पर ले रहे हैं। जैसे इस जगह पर क्या हो गया कि हाफ ऐसे 1/4 -1/2 किए, तो -1/4 जूल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर 0 पुट करोगे तो 0 जब पुट करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 निकल कर आ जाएगी, जबकि वो मिनिमम नहीं है। ठीक है, वो एकदम मिनिमम हम लोग का नहीं है, 0 से भी कम है ना, माइनस। तो ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहां से क्या होगा कि k max प्लस v मिनिमम इज इक्वल टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, k max इज इक्वल टू माइनस v मिनिमम प्लस टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, माइनस इंटू -1/4, और यहां से फिर ये मैकेनिकल एनर्जी में रखेंगे, और आप बाकी आपका क्या बचा, मैथमेटिक्स बची, तो वहां से आपका जो k max है वो 9/4 निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है और क्या हमसे पूछा गया है। तो अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड अ फोर्स F इक्वल टू kx एक्ट्स ऑन इट। एक पार्टिकल को ओरिजिन पे रखा, उस पर फोर्स लगाया F इक्वल टू kx ऑन इट वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट। इफ u0 इक्वल टू 0, अगर u0 मतलब x इक्वल टू 0 पर अगर जो फोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 थी, तो द ग्राफ ऑफ ux वर्सेस x विल बी। ठीक है, ux और f के बीच में ग्राफ कैसा फॉर्म होगा ये हम लोग को बताना है। क्लियर? तो देखो, अगर यहां पर हम लोग उस रिलेशन को याद करें कि f इज इक्वल टू जो होता है वो होता है -du/dr। ठीक है, ये चीज, यानी कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, फोर्स उस डायरेक्शन में हम लोग का लग रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स अगर हम लोग का कैसे एक्ट हो रहा है, F इक्वल टू kx, इस तरीके से कि x में जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो फोर्स क्या होगा, हम लोग का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसको फाइंड करने के लिए। क्लियर?
तो जब हम लोग इसको करेंगे तो देखिए f इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई डी एक्स, वही जो हम लोग का एक्सप्रेशन था उससे। यहां पर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, ये dx होगा उधर चला जाएगा इंटीग्रेशन में, और ये यहां पर du बचेगा, और इसको जीरो से, क्योंकि ux इक्वल टू जीरो से लेकर हम लोग ux तक देख रहे हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा 0 to x, और जो माइनस था ये वाला, ये माइनस भी आ जाएगा इस तरफ, और यहां पर फिर क्या करेंगे, fx और dx जो था इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हम लोग का हो गया ये, और kx था ये, और ये dx, तो इसका इंटीग्रेशन करने में आ जाएगा माइनस kx स्क्वायर बाई 2। तो ux जो होगा वो हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस kx स्क्वायर बाई 2। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग का फंक्शन बनेगा, अब वो क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। तो ये जो ux इक्वल टू माइनस kx स्क्वायर बाई 2 है, यानी कि अगर मैं इस पे प्लस x कुछ वैल्यू लेता हूं तो भी मेरी जो ux है वो कितनी आएगी, माइनस पे आएगी, और अगर मैं इस पे ux जो है वो माइनस पे x लेता हूं, यानी कि प्लस x लो, तो भी u जो होगा वो हम लोग का कैसा होगा, माइनस पे निकल कर आएगा। क्लियर? इस एक्सप्रेशन को यहां पर लेते हैं और यहां से इसको सॉल्व करते देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है हम लोग का वो ux इज इक्वल टू क्या है, माइनस kx स्क्वायर बाई 2, ये है, ये ux का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। अब यहां पर क्या दिया है कि इसको क्योंकि हमें ग्राफ फाइंड करना है तो तीन चीजें ले लेते हैं। एक क्या, एक तो ux, ये जो पहली बात तो ये जो x है अगर इसको पॉजिटिव ले, उस केस में जो u आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्योंकि x जब पॉजिटिव रखोगे तो ये पूरा निगेटिव है। उसके बाद जब x निगेटिव रख रहे हो उस केस में भी ये जो u है वो निगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि जब माइनस रखोगे तो यहाँ पे ये उसका स्क्वायर कर देगा और ये बन जाएगा। और जब हम लोग x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इस पे कौन सा ग्राफ ऐसा चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफ है हम लोग का ये पहला वाला, जहां पर जब हम लोग ने पॉजिटिव x लिया, ये पॉजिटिव x लिया तो भी u जो है वो माइनस में आ रहा है। जब हम लोग ने माइनस u लिया तब भी ये जो u है वो माइनस ही आ रहा है, और जब x इक्वल टू 0 लिया तो वो हम लोग का 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का जो पहला वाला आंसर है वो सही हो गया। इसमें सीधे देख सकते हैं कि ये हम लोग की एक इक्वेशन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से पैराबोलिक इक्वेशन है, तो वहां से चीजें भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग के होमवर्क प्रॉब्लम्स पे। ये रही एक प्रॉब्लम, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। आप इसको सॉल्व करिए। इसको मैं एक बार और दिखा देता हूं अगर आपको नहीं दिखाई दिया। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स दी हैं आप इनको सॉल्व करिए। किसी भी तरीके का अगर डाउट आता है तो साथ ही ऐप के क्वेरी सेक्शन पे जाकर आप वहां पर पूछ सकते हैं अपने इन डाउट को, या किसी भी तरीके के आपके पढ़ाई से रिलेटेड डाउट्स को। और साथ ही साथ आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो jeitest.tutor.ai वहां पर जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं। साथ ही साथ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अलग अलग उसके जो हम लोग के होते हैं मॉक टेस्ट वो भी हैं, और उनमें भी कैसा है, चैप्टर वाइज हम लोग के पास है, या कह लीजिए कि टॉपिक वाइज हम लोग के पास मॉक टेस्ट मौजूद है। तो आप जाकर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह बनाकर वहां पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपकी ग्रोथ होंगी। तो आई होप आपका जो ये जो आज का सेशन था वो आपको पसंद आया होगा। और जो हम लोग का अगला टॉपिक है, जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर कुछ और चीजें सीखेंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं, कि कौन सा टॉपिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।